बचपन में आप लोगों को खूब हिंदी वर्णमाला रटाई गई होगी, लेकिन क्या आज प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में उस वर्णमाला का ज्ञान रहना ही काफ़ी है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में उस वर्णमाला से भी ऊपर की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी ध्वनियों की बात की थी और उसको सीखा था कि वो किस किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी हिंदी ध्वनियाँ होती हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि जो हिंदी ध्वनियों का लिखित रूप होता है, जिसको हम लोग वर्ण कहते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो वर्णमाला क्या है उसको जानेंगे, वर्णमाला के प्रकार हम लोग जानेंगे, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी उसको जानेंगे, वर्णमाला में एक कौन सा नया वर्ण शामिल किया गया है उसको जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार वर्ण या अक्षर को बता दूं, तो हम लोग उस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि ध्वनि का, तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसी को वर्ण या अक्षर कहते हैं, उसी को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे कोई मैं शब्द बोलता हूँ, जैसे मैं बोला अ, तो ये ध्वनि रूप है, लेकिन जब इसको हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये वर्ण या अक्षर हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं वर्णमाला क्या है, तो साथ बने रहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक लाइन में परिभाषा मैंने लिखा हुआ है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला का मतलब ये होता है कि वर्ण एक व्यवस्थित समूह में उनको वर्गीकृत किया गया है, रखा गया है, तो उसको हम लोग वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं? अब वर्णमाला दो तरह से होती है, एक आप लोगों का होता है स्वर और एक होता है आप लोगों का व्यंजन। तो हिंदी जो वर्णमाला है उसमें उसका जो प्रकार होता है वो दो तरह से होता है, एक स्वर होता है और एक होता है आपका व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण आपके 52 होते हैं, 13 स्वर हैं और 39 यहाँ पर व्यंजन है। लेकिन एक वर्ण और जोड़ा गया है, उसको मैं बताऊंगा अभी वीडियो में आगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अब स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो। अवरोध का मतलब होता है कि रुकावट ना हो, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो स्वर वर्ण उनको कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। जैसे आपका हो गया अ, आ, ई। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर आप लोगों के देख पा रहे होंगे 3 तरह के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक होता है आप लोगों का प्लुत स्वर। यहाँ पर देखिए, ह्रस्व स्वर को ही आप लोगों का मूल स्वर कहा जाता है। जो ह्रस्व स्वर होता है उसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 5। ह्रस्व स्वरों की संख्या है आप लोगों की 5। कौन कौन सा है? अ है, ई है, ऊ है, री है और लरी है। ये 5 वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है आप लोगों का छोटा या एक मात्रा। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या एक मात्रा, मतलब जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम से कम एक मात्रा का समय लगे, छोटा सा समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, री, लरी, तो इनको उच्चारण करते वक्त थोड़ा सा समय लगता है। और दीर्घ क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या ज्यादा, उसको कह सकते हैं। तो जिन स्वरों को उच्चारण में कम से कम 2 मात्राओं का समय लगे या ह्रस्व वर्णों से दुगुना समय लगता है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आप लोगों का आ हो गया, आ बोलने पर थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लग रहा है। जैसे अ और आ
तो यहाँ पर समय 2 मात्रा का हो जाता है, तो इसलिए इसको दीर्घ कहते हैं। दीर्घ जो स्वर है यहाँ पर देख सकते हैं 2 मात्रा का समय है, इसमें 1 मात्रा का समय। दीर्घ स्वर आप लोगों के 8 हैं, 5 आप लोगों के ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ स्वर 8 हैं। अब प्लुत क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे उन स्वरों को प्लुत कहते हैं। यहाँ पर समय तिगुना लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। जहाँ ह्रस्व स्वरों में 1 मात्रा का समय लग रहा था, वहां पर प्लुतों में 3 मात्रा का समय लग, जैसे हे राम, या आप लोग ओम कह सकते। तो ओम आप लोग बोलचाल की भाषा में देखते होंगे, जब ओम बोला जाता है तो उसमें थोड़ा सा समय रुक कर मतलब उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से जो स्वर के प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व कितने हैं, 5 हैं, दीर्घ कितने हैं, 8 हैं, और प्लुत की संख्या निर्धारित नहीं है, बहुत से वर्ण हैं प्लुत में। बस प्लुत की परिभाषा है कि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो ये हो गया स्वर। और स्वर किसे कहते हैं, तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, मतलब उनके उच्चारण में किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है और बिना अवरोध के उच्चरित होते हैं। तो स्वर वर्णों की ये बात हो। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ है, जो ह्रस्व में भी नहीं है, दीर्घ में भी नहीं है, प्लुत में नहीं है। क्या आप गेस कर सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। अंग और अह, ये दोनों वर्ण तब कहाँ गए, तो मैं इसको भी बताता हूँ। इन वर्णों को आयोगवाह कहा जाता है। इन वर्णों को आयोगवाह कहा जाता है। इनको जो योग न रहने पर भी साथ रहे। आयोगवाह का मतलब क्या होता है, तो हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार आपका ये है और विसर्ग आपका ये है, को आयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये ना स्वर है ना व्यंजन है। मतलब ये तो न स्वरों में इनको गिना जाता है ना व्यंजन में गिना जाता है, इसीलिए इनको वहां पर स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा गया था। तो ये भी आप जानते रहिए कि अयोगवाह किसे कहते हैं, मतलब जो योग न रहने पर भी साथ रहे। ये वर्णमाला में योग नहीं है इनका, मतलब वर्णमाला के साथ नहीं जुड़े हैं लेकिन फिर भी साथ रह रहे हैं, उसको अयोगवाह कहते हैं। और इनकी संख्या आप लोगों की 2 है, एक अंग है और एक अह है। तो अनुस्वार और विसर्ग उसको कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्णों की, तो चलिए उसको देखते हैं व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि व्यंजन कहते किसको हैं। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में इनकी ध्वनि छिपी रहती है, स्वरों के अभाव में इनका उच्चारण संभव नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से संभव नहीं है। आप चाहें तो उच्चारण करके भी देख सकते हैं। जैसे कोई व्यंजन वर्ण, मान लीजिए हम लोग क ले लिए, तो जब हम लोग क बोलते हैं तो देख पा रहे होंगे कि अंत में अ का उच्चारण अपने आप ही होता है। जैसे क, तो यहाँ पर अंत में आ ही जा रहा है। तो इसीलिए व्यंजन जो वर्ण हैं उनका जो उच्चारण होता है वो बिना स्वरों की सहायता से संभव ही नहीं है। इसीलिए इन्हें व्यंजन वर्ण बोला जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं हो सकते। अब व्यंजन के प्रकार देखते हैं। तो व्यंजन के जो प्रकार होते हैं वो आप लोगों के 5 प्रकार से व्यंजन पाए जाते हैं। एक स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, द्विगुण युक्त है और संयुक्त व्यंजन है। तो व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण और संयुक्त। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो क से लेकर म तक के जो 25 वर्ण हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों को स्पर्श क्यों कहा जाता है, तो इन वर्णों के उच्चारण में जीवा मतलब जीभ जो होती है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है।
जैसे हम लोग जब बोलते वक्त इनका जब उच्चारण होता है तो जीभ क्या करती है, अलग अलग मुख के हिस्सों को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पर्श कहा गया है। अब आप लोगों का उसमें ध्वनि वाले में हम वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ वर्ण दंत होते हैं, कुछ तालव्य होते हैं, कुछ मूर्धन्य होते हैं, कुछ नासिक वर्ण होते हैं, अनुनासिक उनको कहा जाता है। तो इस तरह से जो उनका जो स्पर्श था तो वो अलग अलग हिस्सों में था, तो इसीलिए उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता था। अब इसमें आप लोगों के 5 वर्ग आते हैं। एक है क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण हैं, च वर्ग में 5 वर्ण हैं, ट वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे स्पर्श व्यंजन। ये 25 जो हैं स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें ये क वर्ग का है, ये च वर्ग का है, ये ट वर्ग का है, ये त वर्ग का है और ये प वर्ग का है। तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ किसे कहते हैं? तो अंतस्थ का मतलब ये होता है कि इन वर्णों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख के किसी हिस्से को स्पर्श ही नहीं करती है। वो क्या होता है कि जब इनका उच्चारण होता है तो मुख के अंदर से आवाज निकल जाती है और जीभ वैसे की वैसे ही रह जाती है, जैसे तो देख पा रहे होंगे कि जीभ इधर उधर उसका कुछ भी गति ही नहीं हुई, तो इसीलिए इनको अंतस्थ बोलते हैं। अब अंतस्थ में आप लोगों के 4 वर्ण आते हैं, या लव, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। वहाँ ध्वनि वाले में हम लोग बात किए थे, इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये आधे स्वर हैं, तो ये अंतस्थ हो गया। उसमें क्या होता है, उसमें जैसा उष्मा आप लोग उस गर्मी, तो इन वर्णों को उष्म वर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके उच्चारण जब किया जाता है तो जो मुख से हवा निकलती है वो रगड़ खाती हुई निकलती है, और रगड़ खाने से एक प्रकार की उष्मा मुंह में उत्पन्न होती है, मतलब वो मुंह में गर्मी जैसा आभास होता है। तो आप लोग चाहें तो इसको बोल के देख सकते हैं, स ख स ह, तो मुंह में जैसे गर्मी या जैसा आभास हो रहा है, तो इसीलिए इनको उष्म वर्ण बोला गया है। तो इनकी भी संख्या आप लोगों की 4 ही होती है। तो ये हो गया उष्म वर्ण की बात। अब बात करते हैं द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है? तो इस हिंदी वर्णमाला में 2 व्यंजन ऐसे हैं जो द्विगुण हैं, जैसे ड़ ढ। तो ये 2 व्यंजन हैं। ये स्पर्श व्यंजन का ही एक बदला हुआ रूप है। जैसे देख पा रहे होंगे, ये आपका डलिया वाला जो ड होता है तो उसके नीचे यहाँ पर एक अनुस्वार लग जाता है, तो उसको ड़ पढ़ा जाता है, और ढ। तो ये 2 व्यंजन द्विगुण युक्त हैं। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर व्यंजन के ही मेल से व्यंजन बन रहा है, तो इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आपका एक क्षमा वाला छ है, त्र है, ज्ञानी वाला ज्ञ है और सर है। तो यहाँ पर 4 व्यंजन आप लोगों के संयुक्त व्यंजन है। इनको देखते हैं किन किन वर्णों के जोड़ से ये बने होते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे संयुक्त व्यंजन। तो जो आपका छ होता है ये क और स इन दोनों के योग से बना है। त्र है त और र के योग से बना है। ज्ञ है तो ये ज और य के योग से बना है। और स्र है तो स और र के योग से बना है। ये अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है, तो इसको आप लोग थोड़ा केयर करिएगा। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? तो संयुक्त व्यंजनों को की गिनती को लेकर असमंजस है। कुछ लोग छ, त्र, ज्ञ आदि को अलग अक्षर मानते हैं, जिससे संख्या बढ़कर 52 हो जाती है या 54 हो जाती है। वहीं कुछ लोग इन्हें व्यंजनों के संयोग के रूप में देखते हैं और अलग नहीं गिनते, तब वर्णों की संख्या 44 रह जाती है। मतलब ये कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन चूंकि व्यंजनों के मेल से ही बने होते हैं,
तो कुछ लोगों का मानना है कि इनको अलग से व्यंजन क्यों गिने, लेकिन कुछ लोग जब इसको अलग से व्यंजन गिन लेते हैं तो वहीं वर्णमाला में 4 अक्षर बढ़ जाएंगे, और जब अलग से नहीं गिनेंगे तो वहीं 4 अक्षर कम हो जाएंगे। तो उसको लेकर है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो हिंदी का मानक केंद्रीय हिंदी संस्थान है वो वर्णों की संख्या कितनी मानी हुई है, तो बने रहिए साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो व्यंजन था वो पूर्ण हो गया, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण और संयुक्त। व्यंजन आप लोगों का पूरा हो गया, स्वर आप लोगों का पूरा हो गया, स्वर के अलावा जो रहता है उसको आयोगवाक कहते हैं, वो भी आप लोगों का पूरा हो गया। अब बात करते हैं जो नया व्यंजन शामिल किया गया है वो कौन सा है। तो जो नया व्यंजन शामिल किया गया है उसको फिलहाल विशिष्ट व्यंजन के नाम से ही बताया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। हाल में ही हिंदी वर्णमाला में एक नया व्यंजन जोड़ा गया है, ल। इस ध्वनि मराठी जैसी भाषाओं में खूब सुनाई देती है। इसकी ध्वनि मराठी भाषाओं में, मराठी एक भाषा है हिंदी भाषा की तरह, तो उसमें ज़्यादातर ये आता था। अब इसे हिंदी में भी अपनाया है। इसके साथ अब कुल 53 अक्षर हो गए हैं। यह हिंदी के लिए एक बड़ा कदम है और ये ऑफिशियली इसका नोटिस निकला था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हो गया। और एक चीज़ और, मूल व्यंजन अगर कभी पूछे तो मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है और व्यंजनों की कुल संख्या 40 हो गई। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। जैसे मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 मूल स्वर होते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर ये इसकी बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला हम लोग पढ़ लिए। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 2 तरह से, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। संख्या इनकी 13 थी। ह्रस्व स्वर मतलब जिनकी उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इनकी संख्या 5 थी। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इनकी संख्या 8 थी। प्लुत तो मतलब अनगिनत प्लुत वर्ण हैं, तो इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता था। इनको वर्णमाला के गिनती क्रम में नहीं सम्मिलित किया गया है। अब व्यंजन की बात करते हैं तो जिनको स्वरों की सहायता से ही उच्चारण जिनका संभव था, और इनकी संख्या टोटल 40 है, जिसमें स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म 4 है, द्विगुण 4 है, 4 संयुक्त और 1। तो आप लोग गिन के देख सकते हैं 40 ही आता है और 13 ये। तो 40 और 13 तो टोटल जो हिंदी में वर्ण हैं आप लोगों के 53 है। और यही मानक जो हिंदी का केंद्रीय संस्थान है वो भी आप लोगों का 53 वर्ण ही मानता है। तो इसको लेकर विवाद है कि मतलब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की निश्चित संख्या कितनी है। तो 53 याद रखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बाकी कोई लोग 56 बोलते हैं, अभी कितने लोगों को 52 ही पता होगा। और मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर आप लोगों के 11 ही हैं। और मूल व्यंजन कितने हैं, तो मूल व्यंजन आप लोगों के 33 मूल व्यंजन है। तब मूल व्यंजन में किसको किसको लेंगे, स्पर्श को, अंतस्थ को और ऊष्म को, बाकी इनको अलग कर दिया जाता है मूल व्यंजन जब गिना जाता है तो। और मूल स्वर जब गिना जाता है तो ह्रस्व तो लिया जाता है, लेकिन दीर्घ का जो आपका री होता है, री और आपका एक लिरी, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। लिरी ह्रस्व में और तो मूल स्वरों की संख्या 11 हो जाती है। तो ये था वर्णमाला का वीडियो, और आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ अलग सीखने को मिला होगा और आपके लिए यह उपयोगी होगा। तो अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसी तरह के उपयोगी वीडियो के लिए जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी जानकारी हम लेकर आते रहेंगे अपने चैनल पर। तब तक के लिए